नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में ख्याल आपका में। और आज ख्याल आपका में हम बात करेंगे बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 578 पहुंच गए और देश में करीब 19 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना पैर पसार चुका है। और इसी को देखते हुए, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आज चुनाव आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर रहा है। और देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही, चुनाव प्रचार और जोर शोर से हो रहा है। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, हर कोई अपनी राजनीतिक रैली में हजारों से लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखकर सभाएं आयोजित कर रहा है और रोड शो भी कर रहा है। और इस सब के चलते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के करीब 578 मामले आ चुके हैं। अब वहीं हमारे साथ अभी थोड़ी देर में डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनसे हम बातचीत करेंगे। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। थैंक यू। दिलीप जी, लगातार ओमिक्रॉन के खतरे को देखा जा रहा है और अब देश में 578 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में लगातार चुनावी रैलियां हो रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। विरोधाभास है सारी जी। चुनावी रैलियों में। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम गाइडलाइंस जारी कर दिया है, पार्टी फंक्शन में 200 लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, नाइट कर्फ्यू कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रियाएं जोर शोर पे है, रैलियां जोर शोर पे है। अभी कल ही यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण को लेकर के कई हजार की भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई इकाना स्टेडियम में। इसी तरीके से अखिलेश जी की जो रैलियां हो रही है उसमें हजारों की भीड़ आ रही है। 2 गज तो छोड़ दीजिए, 2 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं है लोगों में। तो केसेस तो बढ़ेंगे ही। आम पब्लिक के लिए सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहती हैं, जिनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि जो नियम बनाए जाएं वो नियम पहले वो अपने ऊपर लागू करें, तब वो पब्लिक उसका पालन करने की बात करे। लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां इसका पालन नहीं कर रही हैं। और अगर यही स्थिति रही तो फिर कोरोना की जो स्थिति हम लोगों ने लास्ट वेरिएंट पिछली बार देखी थी, जी, डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना की दूसरी लहर देखी थी हमने। जी दिलीप जी, आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हो रही है, तो क्या ऐसे में चुनाव जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं? मेरे व्यक्तिगत विचार है कि चुनाव को पोस्टपोन कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुनाव को होने देना चाहिए। चुनाव को वर्चुअल मोड पर कराया जा सकता है, लेकिन चुनावी रैलियां जो हैं वो चुनावी रैलियां वर्चुअल मोड पर हो सकती हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे इनॉग्रेशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मीटिंग सरकारों की वो वर्चुअल मोड पर ही हो रही थी। तो चुनावी रैलियां भी वर्चुअल मोड पे हो सकती हैं। जो व्यक्ति आपकी पार्टी का मेंबर है या आपकी पार्टी का समर्थक है, वो जैसे मैदान में आपके लिए जाता है उसी तरीके से वो वर्चुअल मोड पर भी आपकी बातें सुनने के लिए आ सकता है और आप अपने घर या अपने कार्यालय में बैठ करके अपने विचारों को उन तक पहुंचा सकते हैं। आज ज्यादातर व्यक्ति के पास, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि हमें हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, हर चीज हम वर्चुअल मोड पर लेकर के जा रहे हैं, सारी बैंकिंग हम वर्चुअल मोड पे लेके जा रहे हैं, सरकारी कामकाज को लेकर के वर्चुअल मोड पे जा रहे हैं, तो फिर ये राजनीतिक प्रक्रिया वर्चुअल मोड पे क्यों नहीं हो सकती है? और जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उस वोटिंग की प्रक्रिया को भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक हो जाने से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव तक हो पाएगा। चुनाव के आने तक आज अगर रैलियों को रोक दिया जाए तो हम चुनाव समय से करा पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर रैलियां नहीं रोकी गई तो हो सकता है चुनाव को टालने की बहुत जरूरत है। दिलीप जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से अपील की थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, तो ऐसे में आपने कहा कि चुनाव को टालना कोई उचित उपाय नहीं है, तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा कि चुनाव को टाल देना चाहिए, तो ऐसे में
रैलियों पर रोक लगनी चाहिए या फिर चुनाव को टाल देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कल साफ किया कि अगर केंद्र सरकार चुनाव को टाल देती है या चुनावी रैलियों पर रोक लगाती है तो उनका स्वागत करेगी। मैंने कहा ना कि चुनाव टालना समस्या का समाधान नहीं, कि चुनाव तो 2 महीने बाद है। जी आज अगर हम चुनावी रैलियों को रोक देते हैं तो कोरोना अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएगा ना। जी कोरोना जब नहीं बढ़ेगा तो चुनाव टाइम पे हो जाएंगे। अगर आप चुनावी रैलियां करते रहेंगे, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे, तो कोरोना देखिए धीरे धीरे 500 कुछ केसेस हो गए। अभी 10-15 दिन पहले 1 या 2 केसेस हुआ करते थे, जी आज 500 हो गए हैं। तो जब इन रैलियों में भीड़ उमड़ेगी तो रैलियों में भीड़ उमड़ेगी तो ये कोरोना का विस्फोट तो करेगी ही करेगी। और जब कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की कैपेसिटी है इसके अंदर। तो जब ये तेजी से फैलेगा और इसको भीड़ मिल जाएगी तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, और तेजी से फैलेगा, और ज्यादा लोगों तक फैलेगा। और अगर ये स्थिति आएगी तो चुनाव तो ऑटोमेटिकली टल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि 2 महीने बाद जिन चुनावों को होना है उनको समय से होने दिया जाए और यहाँ चुनावी रैलियों पर, चुनावी भीड़ों पर रोक लगा दी जाए तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। लेकिन दिलीप जी, एक तरफ सरकार तो राजनीतिक पार्टियों पर छूट दे रही है, लेकिन क्या सिर्फ कोरोना के जो नियम है वो सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होते हैं? देखने से तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होते। ये स्थिति हमने पिछली बार बंगाल के चुनाव में भी देखी जी थी और यहाँ पर पंचायत के चुनाव में भी देखी थी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय भी जो कोरोना की सेकंड वेव थी वो प्रचंड प्रचंड उसकी वो थी। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर चुनाव नहीं रोके गए थे। हाँ, तब भी हाईकोर्ट ने कहा था कि जी चुनाव को रोक दिया जाए, रैलियों को रोक दिया जाए, लेकिन सरकार तब भी नहीं मानी थी। सरकार अब मानेगी कि नहीं मानेगी ये सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन कोर्ट को यहाँ पर निवेदन करने की जरूरत नहीं। कोर्ट को यहाँ पर आदेश जारी करने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का भी ये कर्तव्य है कि वो जनहित में अगर कोई ऐसा आदेश देना पड़े तो उस आदेश को देने की पावर उसके पास है और वो बाध्यता हो जाएगी सरकार के। निवेदन जी की यहाँ जरूरत ही नहीं है। निवेदन क्यों करना? कोर्ट निवेदन करने के लिए नहीं बैठती है, कोर्ट जनहित के लिए बैठी है, तो उसको जनहित में ये आदेश पारित देना चाहिए। लेकिन आज जो चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक है, तो क्या इसमें चुनावों को कोरोना काल में कराने के निर्देश दिए जाएंगे या फिर कोरोना पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर अमल करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे? अब क्या निर्देश दिए जाएंगे तो आला अधिकारी ही जानते हैं, लेकिन चुनाव जो 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 कोरोना प्रोटोकॉल नया अभी 24 तारीख से निकाला गया है उसको पालन कराने के लिए तो सख्ती करी ही जाएगी। कागजी तौर पर तो सख्ती करी ही जाएगी, ये तो कहा ही जाएगा कि सख्ती का पालन कराना है। चुनावी जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं वो सब जगह देखे जाए। कहीं 200 से ज्यादा गैप हो जाएगी तो पुलिस वाले आकर के वहां डंडा चलाना शुरू कर देंगे, चालान काटना शुरू कर देंगे, फाइन लगाना शुरू कर देंगे। आम आदमी की पार्टी होगी तो वहां जाके वो हंगामा करना शुरू कर देंगे। लेकिन वही चुनावी रैलियां होंगी तो वही पुलिस वाले उन चुनावी रैलियों में मैनेजमेंट करते दिखाई देंगे। तो ये विरोधाभास है जनता, जनप्रतिनिधि और जनता में। जो नियमों का एप्लीकेशन होता है वो नियमों का एप्लीकेशन व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है। अगर वो भाजपा की रैली होगी तो वो पुलिस वाले उस रैली को मैनेज करा रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की रैली होगी तो हो सकता है वहां पर वो अपना डंडा चला दें। किसी अन्य पार्टी की रैली होगी तो वो अपना डंडा चला देंगे। और अगर किसी आम आदमी की गैदरिंग होगी, किसी आम आदमी के घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन होगा तो वहां जाके वो पक्का डीएम साहब जाएंगे। पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से शादी में जाकर के उन्होंने बदतमीजी करी, दूल्हे को थप्पड़ मारा, घर वालों को थप्पड़ मारा, सब बंद करा दिया। ये फिर से होगा। अगर इतनी ही पावर का इस्तेमाल करना है तो जाकर के रैलियों में इस्तेमाल करिए। जो धारा 144 लगी हुई है, जो 200 से ज्यादा आदमी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात तो हर चुनावी रैली पे लागू होती है ना। अभी 3 दिन पहले देखिए, और रोज ही हो रहा है, कुछ ना कुछ गैदरिंग रोज ही हो रही है। रोज ही कोई ना कोई चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है। कोई जी, और संबोधन कर लाखों रहा है, लोगों कोई की भीड़ वितरण कर दिखाई रहा दे है, रही कोई है। कार्यक्रम कर रहा है। जी, हाँ? लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और हर पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं है, हर पार्टी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को जुटाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं पार्टियां लोगों को जान की खतरे में डाल रही है। हाँ, बिल्कुल डाल रही है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये सर्वप्रथम सरकार की है और उस पार्टी की है जो इस समय सत्ता में बैठी है। ये नियम जो है उनको पहले पालन करके दिखाना होगा।
उनको एक सख्त आदेश जारी करने होंगे। यहाँ सरकार और राजनीतिक पार्टियां दो अलग चीजें हैं। राजनीतिक पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन सरकार राजनीतिक पार्टी नहीं है। सरकार को राजनीति के हिसाब से और सामाजिकता के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सरकार को जनहित के हिसाब से सोचना पड़ेगा, सिर्फ राजनीति के हिस्से नहीं सोचना चाहिए जी। तो सरकार और राजनीतिक पार्टी ये दो अलग अलग तथ्य हैं, और राजनीति का जो तथ्य है वो हमेशा अपने हित में सोचता है, लेकिन सरकार का जो तथ्य है, सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है कि वो समाज हित में सोचे और चुनावी रैलियों पे रोक लगाए, अपनी पार्टी पे भी रोक लगाए और दूसरी पार्टियों पर भी रोक लगाए। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है, तो क्या अब ये चुनाव भी टल सकते हैं? मैंने फिर कहा कि चुनाव टालना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि चुनाव होने में भी बहुत समय है, और अगर हम लेकिन पहले से दिलीप जी, प्रोटोकॉल का पालन कराना शुरू कर देंगे तो चुनाव किस समय पर होगा। दिलीप जी, चुनाव लेकिन को आप कब तक टालेंगे? चुनाव, दिलीप जी, जो चुनाव जिस समय होने हैं उसी टाइम पर हेल्थ एक्सपर्टों ने पीक का समय बताया, तो ऐसे में चुनाव क्या सही उचित है? नहीं, अगर हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसी समय पर पीक होगा, तो वो एक समय पर पीक नहीं होगा ना। आज से वो पीक पे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो एक दिन में इन्फेक्शन थोड़ी ना फैल जाएगा। या चुनाव भी जो होते हैं वो चुनाव में होते हैं, और चुनाव में वोट डालते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। वहां पर 2 गज की दूरी बहुत आराम से मेंटेन करी जा सकती है। ये जो हमारे सुरक्षा बल हैं, ये मैनेजमेंट ये वहां पर बहुत आराम से कर सकते हैं कि जब भी जी दिलीप जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक शासन जो हेल्थ एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक शासन जी। धन्यवाद जी। जी अशोक शासन जी, हम अभी बात ही कर रहे थे कि कैसे ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है वो लगातार अपना पैर पसार रहा है और देश में अब 578 मामले सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अभी तो 578 आया, जब डेल्टा आया था तब भी ऐसे हुआ था, फिर उसके बाद हजारों में लाखों में हो गए। अब ये स्टार्टिंग टाइम है, फिर ये होगा, क्योंकि कहीं भी जो है ना इसके बारे में प्रिकॉशंस नहीं ली जा रही। सबसे पहला काम है इलेक्शन के अंदर देखो आप कितनी भीड़ होती है, जो नेता लोग होते हैं वो अशोक शासन जी, चुनाव में भीड़ होती है या फिर चुनावी रैलियों में? चुनावी रैलियों में भीड़ होती है, जब इलेक्शन होगा तब भी भीड़ होगी। इतने लोग आएंगे वोट डालने, तो वो तो होगा ही होगा। तो अब उसका ध्यान तो हमें करना पड़ेगा, तो रोक सकता नहीं। अगर ये कोरोना लीडर तो चले जाएंगे और लोग पीछे फिसेंगे। ऐसे बंगाल में हुआ था, ऐसे ही असम में हुआ था, अब भी यही हाल होगा, क्योंकि कोई दूरी नहीं है 2 गज की, ना मास्क पहनते हैं ना कुछ है। रैलियों के अंदर जाके देखो कितना भीड़ भड़का हो रहा है। तो ये तो टाइम जो है ये खराब टाइम आएगा, और ये इलेक्शन जैसे मध्य प्रदेश में टल गए हैं तो यहाँ भी टलने चाहिए। कौन सा इलेक्शन जो नहीं हो सकते 2 महीने बाद से, अगर ये ठीक हो जाए, अभी डिक्लेयर डेट इनको करनी नहीं चाहिए। जब टाइम ठीक हो जाए तब इनको डेट डिक्लेयर करनी चाहिए। आज अशोक शासन जी, इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक है, तो कहीं ना कहीं आज अहम फैसला आ सकता है। और हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जुड़े थे, उन्होंने कहा कि चुनाव को टालना उचित नहीं है, सिर्फ चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाँ ठीक है, जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है, टीवी के ऊपर गए अपना प्रचार करें, अखबार में करें, कैसेट निकालें, तो रैली ना करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे कंट्रीज में भी तो हो रहा है, यूएसए में ऐसे ही हो रहा है। और ये आगे से खर्चा भी इतना है, लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ भड़का करना, तो पता तो सबको चल ही गया है। कोई जरूरी नहीं कि 3 महीने के प्रचार के बाद ही पता लगेगा। सब लोगों को पता चल गया कौन सी पार्टी है, उसका कौन सा कैंडिडेट है, कौन खड़ा है। फिर लोग अपने आप बैठ के अपने मन के विचार से वोटें डालते हैं, और ये शोर शराबा डालने का तो कोई फायदा है नहीं। और क्योंकि इससे फिर ओमिक्रॉन बढ़ेगा और रोक कोई सकता नहीं फिर इसको। अब देखिए ना, आज से 15 दिन पहले क्या स्टेट थी, आज क्या स्टेज है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी सब जगह बढ़ रहे हैं जी। दिलीप यशवर्धन जी, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे में तीसरी लहर का कारण चुनाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई चुनाव नहीं बनेगा, चुनावी रैलियां बनेंगी। देखिए दोनों में फर्क समझिए। मैं फिर अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ जी।
चुनाव अभी 2 महीने बाद है जी और चुनाव चरणों में होंगे। सरकार उन चरणों को बढ़ा सकती है, 4 की जगह 8 कर सकती है, 8 की जगह 12 चरण कर सकती है, जी क्षेत्रों में बंटवारा कर सकती है। वहां पर कोरोना के बढ़ने का इतना खतरा नहीं है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जा सकती है, लोग मास्क लगा के आएंगे, क्योंकि चुनाव वोट डालते समय कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है, जी हुजूम एक साथ नहीं आता है, लाइन लगा के ही वोटिंग होती है और उस लाइन में डिस्टेंसिंग कराई जा सकती है, आदमी मास्क लगा के आ सकता है। तो चुनाव होने से कोरोना नहीं बढ़ेगा, चुनावी रैलियों को अगर नहीं रोका जाएगा तो कोरोना जरूर बढ़ेगा। जी अशोक शासन जी, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में 142 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। नाइट कर्फ्यू से क्या होगा? नाइट ना भी कर्फ्यू लगे तो भी लोग आजकल आजकल कौन निकलता है सर्दियों में बाहर? जी नहीं, कोई निकलता तो है नहीं बाहर, तो उस नाइट कर्फ्यू का क्या फायदा है? कर्फ्यू तो ये है कि दिन के टाइम हमें देखना चाहिए। लोग तो बाहर दिन के टाइम निकलते हैं। जैसे मेरे साथी ने कहा है कि जो है चरणों में चुनाव होगा, और चरणों में तो चुनाव होगा, वोट तो डाले कैंडिडेट ही जाएंगे, लोग वोटर ही डालेंगे, वोट इकट्ठे तो होंगे, ठीक है। रैलियों में ना भी लोग तो इकट्ठे होंगे, एक एक बूथ के ऊपर 100 200 बंदा होता है, तो 200 बंदे होंगे, अंदर वोटर लाइन में लगे हुए हैं, तो कौन सा कोई दूरी रखेंगे? कोरोना तो पहले ही फैलना, चाहे वो थोड़ा पहले चाहे ज्यादा पहले फैलेगा तो जरूर। लेकिन ये है कि चरणों का सवाल नहीं, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अभी 1-1.5 महीना वेट करनी चाहिए। जो कोरोना के केसेस होंगे उसी के हिसाब से उनको इलेक्शन डिक्लेयर करना चाहिए। ये नहीं है भी मैंने टीवी अखबार में देखा है कि उन्होंने अगले महीने जो है डिक्लेयर कर देना 21 तारीख को वोटिंग है, लेकिन अभी इनको 1 महीना इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो पीक लेवल पे आ जाता है तो क्या फायदा इलेक्शन का? इलेक्शन तो 3 महीने बाद भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अभी होने चाहिए। जी अगर जान है तो जान है, जान नहीं है तो क्या करना हमने वोटिंग का? जी अशोक शासन जी, दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की हड़ताल कितना असर डालेगी? जब जो डॉक्टर की उचित मांगे है वो माननी चाहिए। जी डॉक्टर भी देखो इंसान है, जी 24 घंटे रह के ड्यूटीज करते हैं, कोरोना के अंदर सब कुछ है, और कई डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, बहुत डॉक्टर डेथ हो चुकी है। अब उनकी मांगे माननी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, जो सही वाजिब मांग है उनकी पूरी करनी चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट का क्या करेंगे हम? आज एक दिल्ली में है, फिर ये सब जगह फैल जाएंगे, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? अपने आप को नेता लोग दवाई देने से रहे, और डॉक्टर तो भगवान का रूप है, और डॉक्टर दिखता नहीं है, दिन है रात है, अब हम 24 घंटे लगे रहते हैं, जी लेकिन फिर भी जो है वो सहूलियत नहीं है जो होनी चाहिए। जी दिलीप जी, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार क्या कदम उठाएगी ये सरकार बताएगी, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल को मैनेज करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। किस कारण से हड़ताल है उस कारण का निवारण करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ऑल्टरनेटिव तैयारी रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हड़ताल नहीं खत्म होती, हालांकि हड़ताल ना खत्म हो ऐसा हो नहीं सकता है, सरकार चाहेगी हड़ताल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, मांग होगी उनकी, कोई जेन्युइन मांग है तो उसको सरकार को मानना चाहिए, जेन्युइन नहीं है तो उन्हें डॉक्टर्स को समझाना चाहिए कि भाई आपकी हड़ताल गलत है। और अगर कोरोना काल आएगा तो सरकार के पास ये पावर है कि वो ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा लॉ लगा देगी कि डॉक्टर्स की हड़ताल अमान्य हो जाएगी और उसको काम पे लौटना पड़ेगा या फिर काम को छोड़ के जाना पड़ेगा। जी अशोक शासन जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, या ये कहें कि सुझाव लेना चाहूंगा कि लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोग अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें या अपना बचाव कैसे करें? देखिए, बचाव तो सबसे पहले है प्रिकॉशन। जी बार बार हाथ धोएं, पब्लिक भीड़ भड़के में ना जाए, बाहर की चीजें ना खाएं, और 2 गज की दूरी बना के रखें। बाहर तभी जाना है जब जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाना। अगर किसी शादी में पार्टी में जाते हैं तो भी दूरी बना के रखें। ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि 200 आदमियों से ज्यादा जो है वो भीड़ नहीं जा सकते, फिर भी लेकिन 200 नहीं होते, वहां जाके देखो तो 500 ही मिलते हैं। ये 500 का काम है, 200 रुपये है जी। तो इन्हें इनसे भी फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सवाल यह है कि अपने आप को मास्क पहन के रखें। अगर हम मास्क पहन के रखेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं है, कोरोना अटैक नहीं कर सकता। इंजेक्शन बहुत जरूरी है, 2 इंजेक्शन लगवाएं, उस इंजेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल अगर गवर्नमेंट कह रही है बूस्टर डोज लगाना है तो भी लगवा ले। अब जैसे बच्चे छोटे हैं तो डीपीटी पोलियो हम लगाते हैं, तो इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगाते हैं बच्चों को जी। हालांकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है डीपीटी पोलियो की, लेकिन बूस्टर डोज भी देते हैं, हेपेटाइटिस की बूस्टर डोज देते हैं। तो अब बूस्टर डोज लगवाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, तो हमें लगवा लेनी चाहिए। तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन का कोई साइड अभी तक जो है वो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर अगर हो भी गया तो हमने प्रिकॉशंस नहीं ली है तो नेचुरली वो तो हमें अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। जी जी, दिलीप यशवर्धन जी और अशोक शासन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश भर में 578 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश के करीब 19 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है, जिसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन आज बैठक कर रहा है, जिसमें चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। और इसी के साथ ख्याल आपका प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।